हेलो, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए बी 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस सेशन में एनसीईआरटी 9th क्लास जो है उसका इतिहास का अध्याय नंबर 1 वो हम डिस्कशन करेंगे। विश्व समकालीन भारत। इसमें जो पहला जो अध्याय है हमारा फ्रांसीसी क्रांति, ये हम आज के इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम जो इतिहास है इनकी जो पुस्तक इसके जो हम हर रोज़ाना हम क्लास करते रहेंगे और जिससे जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के इस सेशन को हम एक नए अध्याय और नए चैप्टर के साथ हम शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति है ये कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति है कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। तो हमारा जो पहला जो एक क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति है कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास और जो एग्ज़ाम बोर्ड और 9th क्लास और जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें बार बार पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति है कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस नगर में एक आतंक का माहौल था। सम्राट की सेना ने शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 लोग था। औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए थे। उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। कि क्या क्या अफवाहें फैली गई थी? क्या अफवाह थी कि बात है 14 जुलाई 1789 को पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल था क्यों था? कि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया। जो वहाँ के जो सम्राट थे उन्होंने सेना को किसमें शहर में घुसने का आदेश दिया। अफवाह चल रही थी कि सेना है जो आम नागरिक थे उन पे गोलियां चलाने का आदेश देने वाले हैं, लेकिन 7,000 मर्द थे, एक औरत भी वहाँ एक हॉल था उसके सामने इकट्ठे हुए थे और एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों पर जबरन प्रवेश कर गए। जो सैकड़ों लोगों का एक समूह, सैकड़ों लोगों थे, हजारों लोग थे, एक समूह पेरिस नगर की पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। जो बास्तिल किले को जेल थी उसको तोड़ डाला, जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। लोगों को संभावना थी कि वहाँ गोला बारूद होगा। तो कौन सी जेल थी? बास्तिल की जेल थी। वहाँ को तोड़ डाला और हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। जो हथियार है उनको कब्जा करने के लिए जो लोगों ने वहाँ सशस्त्र लड़ाई में जो बास्तिल का जो कमांडर था वो भी मारा गया। कैदी छुड़ा लिए गए। जो वहाँ कैदी थे उस जेल में, जेल को तोड़ दिया गया और कैदी वहाँ से छुड़ा लिए गए। उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की जो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। जो सम्राट का जो निरंकुश शक्ति थी और उसके कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजाना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस था देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए।
क्योंकि इस घटना के बाद क्या है, पेरिस में देश के जो देहाती गांव क्षेत्र थे, जो गांव के इलाके थे, उनमें कई संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। जो पावरोटी उसकी महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी जनता। बाद में इस दौर का सियाविलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी जो परिणति थी फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? तो ये एक शुरुआत थी। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, जो 18वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध है उसमें फ्रांसीसी समाज है वो क्या था, ये हम डिस्कशन करते हैं। 1774 में जो कुछ जो वहाँ के जो एस्टेट थे, 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 14वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। लुई 16वां था वो, 1774 में कौन है फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था 1774 में? तो कौन था? बुर्बो के राजवंश लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 20 साल थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, सन 1774 में कौन से राजवंश का वहाँ पे शासन है, वहाँ की राजगद्दी पर बैठा आसीन हुआ था? कौन सा लुई 16वां सम्राट था? वो 1774 में बुर्बो राजवंश का राजगद्दी पे आसीन हुआ था। और उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 20 साल थी। कितनी साल थी लुई 16वां की? 20 साल। और उसका जो लुई 16वां है उनका विवाह किससे हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी जो एंटोइनेट से हुआ था। एंटोइनेट से हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि जो लुई 16वां है उनकी जो विवाह है, उनकी शादी है किनके साथ हुई थी? तो हमारा आंसर आएगा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। और जब लुई 16वां राजगद्दी पे बैठे थे उनकी उम्र कितनी थी? 20 साल थी। और कब बैठे थे राजगद्दी पे? 1774 में। कौन से राजवंश से थे? बुर्बो राजवंश से। तो यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के फिजूल खर्च का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। लुई 16वें के शासन में फ्रांस ने अमेरिका के जो 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि लुई 16 के शासनकाल में कहाँ से 13 उपनिवेशों को शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी? फ्रांस ने किसकी? अमेरिका के। तो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, ब्रिटेन के आज़ाद में कराने में सहायता की थी, ब्रिटेन के कैद में थे। तो ये किसने की थी? लुई 16वां ने। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीवरे से भी अधिक का कर्जा जुड़ गया। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर कितने लीवरे थे? 10 अरब का कर्जा जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 जो अरब लीवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत ही बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे खर्च को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। ये कदम भी काफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बंटा हुआ था। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बंटा हुआ था? तीन स्टेट में बंटा हुआ था। केवल 3 जो स्टेट के लोग जनसाधारणी अदा करते थे। कितने स्टेट में बंटा हुआ था? 3 थे। तो कौन से हैं? देखो, पहले में कौन थे?
प्रथम। पहले में कौन है? प्रथम जी। दूसरे में प्रथम स्टेट में जो थे कौन थे? पादरी वर्ग था। पहले में कौन था? पादरी वर्ग। दूसरे में कुलीन वर्ग। तीसरे में क्या है? जो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, ये कौन से तीसरे में थे? तो पहले में कौन थे? पादरी वर्ग थे। दूसरे में हमने देखा कुलीन वर्ग। तीसरे में किसान, कारीगर, बड़े व्यवसायी, व्यापारी और कर्मचारी थे। ये जो फ्रांस है जो कितने स्टेट में बंटा हुआ था? तीन तीन स्टेट में बंटा हुआ था। तो तीनों हैं स्टेट के लोग जनसाधारण अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 पे पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। कि वर्गों में विभाजित था। कौन फ्रांस कितने वर्गों में विभाजित था? हमने देखा 3 वर्ग थे। तीनों वर्गों में मध्यकालीन जो सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। और दूसरा है चित्र 2। चित्र 2 है फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। पूरी आबादी में कितने प्रतिशत किसान थे? 90%। यानी कि जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत थी। जमीन के मालिक और किसानों की संख्या क्या थी? बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। 60% पर किन पे था? जमीनों पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो एस्टेट थे वो कुलीन वर्ग, वो पादरी वर्ग के लोगों का था। जो पहला जो प्रथम थे उसमें कौन थे? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों का कुछ विशेषाधिकार था जो जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। जो राज्य को करों को दिए जाने वाले छूट थे वो किनके पास थे? जो प्रथम स्टेट था, जो कुलीन थे, पादरी वर्ग के थे, उनको क्या था कि राज्य को दिए जाने वाले कर थे उनमें छूट थी। तो ये पहले जो वर्ग था उनको प्राप्त था। कुलीन वर्ग कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी की घर व खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। चर्च भी कौन सा कर लिया जाता था? एक कर था धार्मिक कर, क्या था? टाइड। ये है पिछली बार है जो क्लर्क एग्जाम हरियाणा के था उसमें पूछा गया था। टाइड क्या था? एक टैक्स था। कैसा टैक्स था? एक धार्मिक टैक्स था। ऊपर से तीसरे जो स्टेट के तमाम लोग को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। करों में जो टाइल, प्रत्यक्ष कर और अन्य अप्रत्यक्ष कर शामिल थी। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तु पर लगाया जाता था। अप्रत्यक्ष कर किन पे लगाया जाता था? जो रोजाना की जो वस्तु उपयोग की जाती उन पर लगाया जाता था। और इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्या बन सकते हैं? कंपटीशन एग्ज़ाम जो सीईटी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑल एग्ज़ाम है, रेलवे है, जो एसएससी एग्ज़ाम है, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम है उनमें भी आ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई है कब हुई थी? तो हमारा आंसर आएगा 1789, 14 जुलाई 1789 में हुई थी। और 1776 में जो राजगद्दी पे राजा बैठे थे उनका नाम क्या था? लुई 16वां था। उस टाइम उनकी उम्र कितनी थी? तो 20 साल थी। और उनका विवाह किससे हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। राजकुमारी का नाम क्या था? मैरी एनो, जो एंटोनेट से हुआ था। फिर आएगा हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रांसीसी में है कितने वर्गों में विभाजित था? तो 3 वर्ग थे।
प्रथम वर्ग, दूसरे वर्ग और तीसरे वर्ग। प्रथम वर्ग में कौन थे, तो हम कहेंगे जी पादरी वर्ग था। कौन सा था, पादरी वर्ग। दूसरे में कौन था, कुलीन वर्ग। तीसरे वर्ग में क्या कौन कौन थे, वो थे बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, किसान और कारीगर, छोटे किसान और भूमिहीन। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकते हैं। और इसमें कहेंगे कि 60% पर कौन थे, तो कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के जो अमीर थे वो 60% थे। 90% किसान थे। जो प्रथम दो एस्टेट थे, पहला और दूसरा वर्ग था, कुलीन और पादरी वर्ग के लोग कुछ विशेषाधिकार जन्म प्राप्त थे। जो इनको जो टैक्स है, राज्य को टैक्स देते थे, ये प्रथम और दूसरे वर्ग के लिए छूट थी। तीसरे वर्ग में उनको जो किसान थे उनको टैक्स भी देना पड़ता था, अप्रत्यक्ष कर भी देना पड़ता था। और चर्च, जो किसानों के ऊपर जो एक टैक्स होता था, किसानों से जो कर लिया जाता था, उसका क्या नाम था, टाइड था। ये धार्मिक कर था। और जो अप्रत्यक्ष कर होता था, प्रत्यक्ष कर कौन है, टाइल कर भी होता था। धार्मिक कर कौन था, टाइड था। और एक अप्रत्यक्ष कर भी होता था जो जनता से वसूला जाता था। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक नया शब्द है लिवरे। जैसे 10 से जो कर्जा होता था, फ्रांस पे जो कर्जा हुआ था, लिवरे, जो फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। ये लिवरे है क्या थी, एक फ्रांस की मुद्रा थी। कब समाप्त किया गया था इस मुद्रा को, 1794। जो एस्टेट है, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में समता और सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। पादरी वर्ग कौन थे, 3 वर्गों में बंटा हुआ था। तो पादरी वर्ग कौन था, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति। चर्च के तो विशेष कार्य करते थे, उनको क्या कहते हैं, पादरी वर्ग। और इनको क्या है, जो टैक्स है राज्य को दिया जाता था, उनमें उनको छूट थी, छूट प्राप्त। टाइड है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला एक धार्मिक कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। जो धार्मिक कर था टाइड, जो चर्च द्वारा है, जो किसानों की जो फसल थी उपज, उसके 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल क्या था, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला एक टाइल कर था। जीने का संघर्ष 1.1। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जो जनसंख्या है सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। फ्रांस की जो जनसंख्या है कितनी थी, 1715 में 2.3 करोड़ थी। जो सन 1789 में कितनी हो गई थी, 2.8 करोड़। जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उस टाइम 2.8 करोड़ हो गई थी। परिणाम, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमतों में तेज़ी में वृद्धि हुई, क्योंकि पाव रोटी है उसमें तेज़ी में वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते, उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जो महंगाई है वो ज़्यादा बढ़ रही थी, और मजदूरी है, उनकी दिहाड़ी है, उनका जो वेतन है वो कम था। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। अमीर गरीब है उनमें अंतर बहुत होने लगा। स्थितियां तब और बेहतर हो जाती जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इस रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थी। नया शब्द है जीविका। जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते थे, अनाम जिसका नाम मालूम नहीं था। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वो है कि उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकार को अंत की कल्पना की थी। पहले भी हम पढ़ने व अकाल के समय किसानों और कामगार विद्रोह कर चुके हैं, परंतु उनके सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचार संपर्क में आ सके। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। 18वीं शताब्दी में कौन सा वर्ग का उदय हुआ था, मध्यम वर्ग का, जिसने फैलते समुद्र जो पारी है
व्यापार है। उन्होंने रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। जो 18वीं शताब्दी में कौन सा वर्ग आता है? मध्यम वर्ग आता है। और जो व्यापार ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर जो संपत्ति अर्जित की थी, ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा एवं वकील जैसे पेशेवर लोग भी थे। तीसरे स्टेट थे, उसमें कौन थे? प्रशासनिक सेवा और सौदागर थे, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, कि ये कह रहा है जो जन्म आधारित जो विशेषाधिकार है वो समाप्त किया जाए। कौन सा स्टेट कह रहा है ये बात? तीसरा जो स्टेट है, जो पढ़े लिखे लोग थे वो ये बात कह रहे थे, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक जो हैसियत है वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना वो काबिलियत है, तो वो क्या होनी चाहिए? एक एजुकेशन योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियम, समान अवसर के विचार पर आधारित समाज की एक परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी, कि ये जो समान अवसर है विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? जॉन लॉक और जॉक जैसे दार्शनिक थे, उन्होंने भी की थी। और अपने जो ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में अपने क्या है, जो ट्रेटाइजेज है ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के विचार की एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। और क्या है, जो मॉन्टेस्क्यू है, जो है एक राइटर है, क्या है उनकी पुस्तक? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसकी है रचना? ये है जो मॉन्टेस्क्यू है, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टिंग है, जो मॉन्टेस्क्यू है उनकी एक पुस्तक है, उनके द्वारा द स्पिरिट ऑफ द पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, इनके द्वारा ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक लिखी हुई है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, यही वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफ़ी अवसरों और सेलोन की जो गोष्ठियों में भी गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रसार हुआ। पुस्तकों अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वां के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। क्रांतिकारियों की शुरुआत है, ये कैसे हुई? क्रांतिकारियों की जो शुरुआत है कैसे होती है, ये हम क्रांतिकारियों की जो शुरुआत है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। और आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करेंगे। आज जो साथी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। कमेंट सेशन में भी बताएं कि क्लास कैसे रही। और हम नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा क्रांति की शुरुआत है कब हुई, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।